नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम गांधी जी के बारे में उनके बारे में पूरा जो भी ब्रीफ स्टडी करेंगे। क्रोनोलॉजी का जो भी कालानुक्रम है, यानी एक के बाद एक कौन कौन सी घटनाएँ हुई हैं महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और व्यक्तिगत जीवन में भी, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, उनके क्रम को देखेंगे। क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में, इवन यूपी पेट में, पीईटी, ठीक है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, इसमें इतिहास के 1 से 2 प्रश्न जो है क्रोनोलॉजी से आ रहे हैं, कालानुक्रम से आ रहे हैं। ठीक है, इतिहास की कुछ घटनाओं को दे दिया जाता है और उसको क्रम से सजाने के लिए आता है, तो वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में तो पहले से भी ऐसा प्रश्न आता रहा है, और दूसरा कि यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। तीसरी बात ये है कि इसको जब हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स भी हम डिस्कस करते चलेंगे। हालांकि हर एक पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है वो अपने आप में एक चैप्टर है, उसमें डीप स्टडी करने की भी ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। देखें, सबसे पहले महात्मा गांधी ब्रीफ क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है, इनके बर्थ से ही शुरू करेंगे हम। 2 अक्टूबर 1869 बर्थ एट पोरबंदर, गुजरात। ये आप सभी जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ रहे हैं इनको। और हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये कैसा लग रहा है? ठीक, ये ले लेते हैं। ठीक, और दूसरा जो घटना है वो 1882 में इनका मैरिज हो जाता है 13 साल की अवस्था में। किससे होता है? कस्तूरबा गांधी जी से। ठीक है, आगे है 1888 में रीच्ड टू इंग्लैंड जाते हैं, अपनी वकालत की डिग्री लेते हैं और बैरिस्टर बन करके आते हैं। इंडिया में काफ़ी दिन राजकोट में प्रैक्टिस करते हैं एज ए वकील, एज ए बैरिस्टर, ठीक है, एज ए लॉयर। तो लेकिन वहाँ पे कुछ खास इनका नहीं चलता, और 1893 में ही लैंडेड एट डरबन, साउथ अफ्रीका, टू सॉर्ट आउट द लीगल प्रॉब्लम ऑफ हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। तो एक साउथ अफ्रीका के मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला थे, और उनके मुकदमे को लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, डरबन जाते हैं, डरबन साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ पर हम बहुत ही ब्रीफ में देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ क्रोनोलॉजी है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। अब देखिए, 1893 में गांधी हिमसेल्फ फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलेशन इन साउथ अफ्रीका। ये वहाँ पर नस्ली भेदभाव का सामना करते हैं, और इनके साथ भी कुछ ह्यूमिलेशन होता है, अत्याचार होता है इन साउथ अफ्रीका। ही वॉज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कैरेज ऑफ द ट्रेन एट पिट्सबर्ग स्टेशन पर, जो जब वो प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, डरबन टू प्रिटोरिया, डरबन और प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन था पिट्सबर्ग। इसी स्टेशन पे उनको बाहर निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उनके सामान को फेंक दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो जो है अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं, वो बग्घी से फिर जाते हैं, यात्रा करते हैं। बग्घी में जब बैठते हैं अगले दिन सुबह, तो वहाँ भी उनको जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें थी गांधी जी को साउथ अफ्रीका में प्रेरित करने लगी कि वहाँ पर वो जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो वहाँ पर वो अपना आंदोलन वगैरह कुछ करते हैं। आगे हम देखते हैं इनको, मेन पॉइंट हम देखेंगे। 1894 में ही फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस। तो नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में इन्होंने इसका फाउंडेशन किया। 1899 में देखिए, ही इस्टेब्लिश्ड इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प ड्यूरिंग द बोर वार के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प का इस्टेब्लिशमेंट किया।
1903 में 1903 द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो जो इंडियन ओपिनियन हम लोग पढ़ते हैं, महात्मा गांधी की जो ये न्यूज़पेपर है, ये 1903 में साउथ अफ्रीका में ही स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर 1904 में ही इस्टेब्लिश्ड फिनिक्स सेटलमेंट इन नटाल में इन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाते हैं। ठीक है, और टॉल्स्टॉय फार्म बनाते हैं। ही वाज प्रोसिक्यूटर ऑफ द टॉल्स्टॉय फार्म। 1906 में टूक द वो ऑफ ब्रह्मचर्या। ठीक है, 1906 में ये ब्रह्मचर्य का जो है अपना शुरुआत करते हैं। 1908 में द टर्म सत्याग्रह एडॉप्टेड बेस्ड ऑन मगन लाल गांधी फॉर्मुलेशन सत्याग्रह, तो उनके सत्याग्रह से जो सत्याग्रह एडॉप्ट किया गया था। 1909 में देखिए ही रोट हिंद स्वराज लिखते हैं। अब्रॉड द शिप किल्डन कास्ट, जो भी जाति प्रथा थी उस पर जो है ये हिंद स्वराज लिखते हैं। और हिंद स्वराज में ही इन्होंने अंग्रेज अधिकारी को तुलना जो है वेश्या से किया हुआ। ठीक है, वेश्या और बांझ से जो है हिंद स्वराज में इन्होंने तुलना किया हुआ। 1910 में इस्टेब्लिश्ड टॉल्स्टॉय फार्म बनाते हैं 1910 में। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ये इनके राजनीतिक गुरु बन जाते हैं, इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी। ठीक है, 1915 में अवार्डेड द कैसरे हिंद मेडल। 1915 में कैसरे हिंद इनको दिया जाता है। और कैसरे हिंद फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। आगे देखिए 1917 में क्या होता है, साबरमती आश्रम का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, साबरमती आश्रम गुजरात में बनता है और यहीं से ये अपने राजनीतिक जो भारत में राजनीतिक जीवन था उसकी शुरुआत करते हैं गांधी जी। तो यहाँ पर पहले इनको भारत के बारे में पता नहीं था, 1 साल पूरे भारत की यात्रा करते हैं, टहलते हैं, जायजा लेते हैं। उसी दौरान जब ये लखनऊ पहुँचे थे तो बिहार के चंपारण से किसान के नेता थे रामचंद्र शुक्ल, गांधी जी से मिलते हैं, कहते हैं आइए हमारे यहाँ आंदोलन कीजिए, क्योंकि 3 कठिया पद्धति लागू हो गई है जिसकी वजह से हम लोग को ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है 15% भूभाग पर, यानी 3/20 भाग पर खेती कराई जा रही है। तो उस समय गांधी जी निर्णय लेते हैं चंपारण जाने का। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और अन्य सहयोगी के साथ वो जाते हैं चंपारण सत्याग्रह करते हैं 1917 में। देखिए अब यहीं से इनका जो है इंडिया में जो है आंदोलन यहीं से शुरू होता है। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, भारत में अगर कोई पहला जो है सिविल डिसोबीडियंस हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सत्याग्रह का पहला प्रयोग अगर गांधी जी ने कहीं किया तो चंपारण के सत्याग्रह में किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो वहाँ पर ये सफलता मिलती है इनको। फिर फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल में हड़ताल होता है, स्ट्राइक होती है मज़दूरों की। ठीक है, तो ये पहला भूख हड़ताल था, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था 1918 में। इसमें क्या था कि मज़दूरों को, जो मिल के मज़दूर थे, उनको प्लेग का बोनस मिला करता था, लेकिन जब प्लेग समाप्त हो गया, प्लेग का प्रकोप खत्म हो गया, तो जो है अंग्रेज़ों ने ये फैक्ट्री मालिक ने इस बोनस को देना बंद कर दिया।
लेकिन चूंकि उस समय तक महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए जो वहाँ के मजदूर थे, जो लेबर थे, वो चाहते थे कि वो उनको मिलता रहे। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये आंदोलन था। और पूरी जितने भी उसके फैक्ट्स थे, गांधी जी ने उसकी जांच पड़ताल की। तो गांधी जी 35% की मांग कर दी, कम से कम 35% तो दे दीजिए। तो लेकिन कुल मिला जुला के बड़े मुश्किल से जो मालिक थे वो 20% बोनस देने के लिए तैयार हुए। तो कम से कम 20% की जीत हुई, 20% बोनस मिलने लगा प्लेग ख़त्म होने के बावजूद भी। ठीक है, और लेकिन इससे बात बना नहीं, गांधी जी नाराज़ हो गए और उन्होंने इसी बात पे हड़ताल फिर से कर दिया। हड़ताल किया और सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को दे दिया। एक न्यायाधिकरण का गठन हुआ और जो न्यायाधिकरण बना उसने भी 35% बोनस देने की मांग किया, कम से कम 35% तो दीजिए। और अम्बालाल साराभाई जो कि मिल मालिक थे, उनकी बहन थी अनसुईया बेन, उन्होंने गांधी जी का पूरा सहयोग कर दिया और इसमें गांधी जी की एक जीत होती है। तो ये था अहमदाबाद मेल। कब होता है? फरवरी से लेकर मार्च तक, फरवरी मार्च के बीच में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, खेड़ा में फसल बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद जो है, जो सरकार टैक्स लेती थी किसानों से, मालगुजारी, वो भी वसूल रही थी। तो इसीलिए किसानों का विरोध था यहाँ पर खेड़ा वाले मामले में। तो 1918 में ये 22 मार्च की बात है, 22 मार्च को ये आंदोलन हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। और इसको कहते हैं फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। प्रथम असहयोग आंदोलन अगर था तो ये खेड़ा सत्याग्रह था। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उसके सदस्यों जिसमें कि विट्ठल भाई पटेल थे और गांधी जी थे। पूरे मामले की पहले तो जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ये तय करते हैं कि जो किसान अपनी मांग रख रहे हैं वो सही है, ठीक है, होनी चाहिए। और इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि नेता भी गांधी जी के साथ इस आंदोलन में हो लिए थे। और अंत में सरकार ने एक निर्देश जारी कर दिया था बहुत ही गुपचुप तरीके से कि ये जो मालगुजारी है वही लोग देंगे जो देने में सक्षम हैं। बड़े किसान जो हैं वही देंगे, छोटे किसान जो देने में सक्षम नहीं हैं वो नहीं देंगे। तो इस तरह से ये आंदोलन समाप्त होता है, खेड़ा सत्याग्रह। तो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन शुरुआत में, एक प्रथम सत्याग्रह होता है का प्रयोग करते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने सत्याग्रह ही किया था, लेकिन इंडिया में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। फिर फर्स्ट भूख हड़ताल जो होती है, हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल में फरवरी मार्च में। उसके बाद 22 मार्च को खेड़ा सत्याग्रह होता है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, आगे देखिए गांधी जी की यात्रा, आप देखते रहें जल्दी जल्दी। देखें 1919 में क्या होता है, सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। दरअसल 1919 में एक एक्ट बनता है जिसको रोलेट एक्ट कहते हैं। और उसमें यह था कि जो पुलिस है किसी को भी कभी भी बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर सकती, शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, यह काला कानून इसे कहा गया और इसका विरोध किया गया। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया था। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉस एंड कोर्टिंग अरेस्ट इम्प्रिजमेंट। जो भी कैद कर लिए जाते थे, ठीक है, और जो ये स्पेसिफिक लॉ था इसके खिलाफ इन्होंने असहयोग आंदोलन फिर से शुरू कर दिया, या सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, ये रोलेट एक्ट के विरोध में। फिर 1919 में क्या होता है, मास केयर एट जलियांवाला बाग।
ऑफ अमृतसर। 1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसमें हज़ारों की संख्या में, ठीक है, बहुत ही भारी संख्या में लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और अपने कुछ खास नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में जो है लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पर गोलियां चल जाती हैं, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, जिससे क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने अपनी जो इनको उपाधि मिली थी उसे वापस कर देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं, ठीक है। शंकर नायर जो कि वायसराय के कार्यकारिणी के परिषद के सदस्य थे, वो भी त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें गांधी जी के केवल जीवन पे देखना है, इनके क्रोनोलॉजी को देखना है। ज़्यादा डीप में अगर हम चलेंगे ना तो फिर ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर जो है ये ध्यान में नहीं रह पाएगा। पहले क्रोनोलॉजी को ही देखना हमारा मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी बीच बीच की कहानियाँ हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और जो कैसर हिंद की उपाधि थी गांधी जी की, वो वापस कर देते हैं इस घटना के बाद। 1920 में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन होता है और हंटर कमीशन पॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑफ मास्केयर एट अमृतसर। तो इसकी जांच करता है हंटर कमीशन, ठीक है। और हंटर कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा था, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना जरूरी हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वो किया, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट था हंटर कमीशन का। अब 1920 में कमेंसमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हैं। मुख्य असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में इसका प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित कर दिया और कानपुर में असहयोग आंदोलन के साथ साथ 2 और डिसीजन लिए गए थे। पहला डिसीजन ये था कि स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और अगर ज़रूरी हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाए। मतलब हमारे ऊपर राज करने वाले ब्रिटिशर्स ही रहेंगे लेकिन उसके अंदर हम स्वराज लेंगे, ठीक है। एक तो स्वशासन का लक्ष्य त्याग दिया कि शासन हमारे अधीन नहीं रहेगा, हम शासन के अधीन रहेंगे। दूसरा ये इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपना लिया। दूसरा निर्णय ये था कि कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार कर ली। रचनात्मक कार्य क्या थे, जैसे कि जितने भी सभी वयस्क थे सबको कांग्रेस का सदस्य बनाना, ठीक है। स्वदेशी वस्तुओं, मुख्यतः हाथ की जो कताई बुनाई से वस्तुएं थी उनका प्रयोग करना, चरखे आदि, खादी आदि का प्रयोग करना और यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग करना, ये सारी बातें थी। विदेशी कपड़ों का होली जलाना, ये सब शामिल था, ठीक है। तो और इसी में इन्होंने अपना जो अभी जब हमने बताया था कैसर हिंद की उपाधि थी उसको वापस की थी। बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, जिसमें राजगोपालाचारी थे, सैफुद्दीन किचलू थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, आसफ अली, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
टी प्रकाशम आदि नेता थे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में वकालत छोड़ दिए थे। खैर, हमें अब गांधी जी के उस पर चलना है, इनको देखते हुए 1922 में देखिए क्या चीज़ होती है। बारदोली तालुका रिजॉल्व अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सिविल डिसओबीडियंस। तो बारदोली तालुके में कुछ बातें होती हैं जिसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी रहती है। ठीक है, तो जो लैंड रेवेन्यू था एंड सिविल डिसओबीडियंस था, इसको लेकर के बारदोली तालुका में जो है इसी के विरोध में एक छोटा सा आंदोलन होता है। 1922 में पुलिसमैन एट चौरा चोरी किल्ड। तो देखिए चौरा चोरी हत्याकांड होता है, थाने में आग लगा दी जाती है। ये देखिए थाना जल रहा है। तो इसमें होता क्या है, दरअसल पहले जो है कुछ आंदोलनकारियों को पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती मार पीट दिया था। ठीक है, काफ़ी लोग चोटिल हो गए थे, काफ़ी लोग मर गए थे। उसी के गुस्से में आकर के उन्होंने थाने में आग लगा दी। और इसी वजह से, चूँकि अब हिंसक आंदोलन, गांधी जी का मानना था कि अगर ये हिंसा पूरे देश में भड़क जाएगी तो फिर जो वो नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, वो जो ठीक नहीं था, वो ऐसी हिंसा देश भर में ना भड़के, इसलिए गांधी जी ने अपने मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस बुला लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है। ठीक है, और गांधी जी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं। और हालांकि ये जो असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लेते हैं, इसकी पूरे भारतवर्ष में आलोचना होती है। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी बड़े बड़े नेताओं ने इस कदम की आलोचना की कि जब आंदोलन अपने शिखर पे था तब आपने इसको जो है वापस क्यों ले लिया, अब तो हम आज़ाद होने के कगार पे थे। कुछ ऐसी बातें थी। ऐसा माना भी जाता है कि अगर गांधी जी इस वक्त आंदोलन को वापस न लेते तो भारत को आज़ाद उसी समय करना पड़ जाता। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर कोई कश्मीर का व्यक्ति अगर गलती करता है तो क्या उसकी सज़ा कन्याकुमारी में रहने वाले व्यक्ति को मिलेगी। यानी हिंसा तो एक विशेष स्थान के लोगों ने किया था, लेकिन उसकी सज़ा पूरा देश क्यों भुगते। आंदोलन तो पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से चल ही रहा है, तो फिर उसे क्यों वापस लिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न गांधी जी के इस डिसीजन पर उठे थे। खैर, गांधी जी को जो सही लगा उन्होंने किया, क्योंकि अहिंसा के रास्ते पर चल के उनको ये सब प्राप्त करना था। और अगर हिंसा भड़क जाती तो वैसे भी अंग्रेज़ों से कोई जीत नहीं पाता। अगर देश भर में हिंसा भड़क भी जाती तो जाने कितने नरसंहार हो जाते। ये भी बात अपने आप में मायने रखती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन सब बातों का हम और गहराई से भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 1924 में प्रेसिडेड ओवर द बेलगाम कांग्रेस। तो बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1924 में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। एक ही बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, कांग्रेस के सम्मेलन की, वो 1924 में की है कर्नाटक के बेलगाम में। ठीक है, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद 1924 में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कांग्रेस के अंदर ही पार्टी का थोड़ा सा एक विशेष पार्ट विभाजित होता है, जो कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के साथ था। और जिसे स्वराज दल का नाम दे दिया गया था।
और उसी को लेकर के 1924 में गांधी और दास के बीच एक पैक्ट होता है। नवंबर 1924 में गांधी और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के बीच एक वक्तव्य दिया जाता है जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ बातें थी, जैसे कि विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम से तथा इसके अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। और दूसरी विशेषता थी कि इसमें यह भी बताया गया था कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने और चरखे व करघे का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी गांधी जी को दे दी गई। और इस पैक्ट के बारे में यही बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी पूरी तरह से इसकी पुष्टि करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये बात जो है गांधी और सी आर दास यानी चित्तरंजन दास के बीच में ये बातें, ये समझौते हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके अगले, जैसा कि ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन बनता कब है? 1925 में, जैसा कि इन्होंने सी आर दास और मोतीलाल नेहरू से वादा किया था। आगे बढ़ते हैं, इनके जीवन में क्या होता है। 1925 में द पब्लिकेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हम लोग इसे कहते हैं, यानी सत्य के लिए मेरे प्रयोग। ये स्टोरी है ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी की। 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अब एडॉप्टेड एट लाहौर कांग्रेस। लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज को जो है अपनाया जाता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर अपना झंडा फहरा देते हैं और कहते हैं कि हम आने वाले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज घोषित करते हैं। तो ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन तो पास हो जाता है। 1930 में दांडी मार्च कमेंस फ्रॉम सत्याग्रह आश्रम, जैसे साबरमती आश्रम है, ये इसको सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। अब हमें थोड़ा सा दांडी मार्च के बारे में जानना है ना। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में प्रारंभ होता है। मुख्य रूप से जो पहला था वो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 1917 में। लेकिन मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है। गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के ये आंदोलन शुरू करते हैं। ये आंदोलन मांग रखी कब गई थी? 31 जनवरी 1930 को। गांधी और इरविन के बीच वायसराय इरविन और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उनके सामने 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखते थे, जिसमें सेना के व्यय और सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, शराब की पूर्ण बंदी हो जाए, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई दी जाए, आपराधिक जो गुप्तचर विभाग में उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, ऐसे 11 सूत्री मांगे थे। वस्त्र उद्योग को संरक्षण दिया जाए, भूमि में कटौती हो, भूमि कर में कटौती हो,
जो भूमि में कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, नमक कर न लिया जाए, ऐसी बहुत सारी बातें गांधी जी 11 बातें जो है रखते हैं। लेकिन ये बात नहीं मानी जाती। तो 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक होती है, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की डिसीजन लिया जाता है। और ये जो 11 सूत्री मांगे थी जो नहीं मानी गई, जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसका जिक्र यंग इंडिया में मिलता है। गांधी जी का पत्र है यंग इंडिया, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये इनका जिक्र पूरी तरह से। अब गांधी जी कहते हैं, मैंने रोटी मांगी थी लेकिन बदले मुझे पत्थर मिला। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा करते हैं और साबरमती से निकल करके गुजरात के समुद्र के किनारे एक गांव था दांडी, वहां तक पहुंचते हैं और समुद्र के किनारे पहुंच करके प्रतीक स्वरूप थोड़ा सा नमक बनाते हैं। मुट्ठी से नमक जल उठा करके इल्लीगल तरीके से नमक बनाते हैं और जो नमक कानून था उसको तोड़ते हैं, मतलब नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। प्रतीक स्वरूप में कहते हैं कि हमने नमक कानून तोड़ दिया। तो ये था दांडी मार्च, और इसी को दांडी मार्च कहते हैं, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने का 240 मील है, कहीं कि 241 मील भी लिखा हुआ है। तो ये जो है 240 मील की यात्रा थी, 240 माइल्स, ठीक है, दांडी मार्च। तो चलते कब हैं? 12 मार्च 1930 को चलते हैं और 6 अप्रैल को पहुंचते हैं वहाँ, 6 अप्रैल को, ठीक है। और नमक जो है थोड़ा सा बना करके नमक कानून का बहिष्कार करते हैं। आगे देखें, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। दरअसल 1930 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। 1930 में गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाता है और कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेती, जिसके चलते गांधी इरविन के बीच में कुछ समझौते होते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, क्योंकि गांधी जी से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जुड़ा है और तीनों गोलमेज सम्मेलन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। देखिए, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। कब? 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है पहला गोलमेज सम्मेलन। लंदन में आयोजन होता है इसका, और इसमें भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं। अंबेडकर ऐसे व्यक्ति जी जो तीनों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में अंबेडकर जी जाते हैं, भाग लेते हैं। हिंदू महासभा से वीएस मुंजे जाते हैं, जयकर जाते हैं। उदारवादी 2 नेता उदारवादी होते हैं, जो जिसमें तेज बहादुर सप्रू और CY चिंतामणि जाते हैं। मुस्लिम लीग से आगा खां, मोहम्मद शफ़ी और मोहम्मद अली जिन्ना जाते हैं। फजलुल हक जाते हैं मुस्लिम लीग की तरफ से। सिख का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरदार पूर्ण सिंह जाते हैं। इसी तरह से दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाते हैं, तथा अन्य रियासतों के कई रजवाड़े भी जाते हैं जो अपने अपने हितों के लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती। आगे चल करके 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और जयकर
के प्रयासों से गांधी और इरविन को एक साथ लाया गया, उनके बीच समझौता हुआ और 17 फरवरी से दिल्ली में बातचीत शुरू कर दी गई और 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 5 मार्च 1931 को, यानी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसके जस्ट पहले और फर्स्ट वाले के बाद 5 मार्च 1930 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो पैक्ट हो जाता है तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें गांधी जी भाग लेने जाते हैं। और जो पैक्ट हुआ था वो था क्या? तो कुछ मांगे थी इरविन की जो गांधी जी मान लिए थे, मानने के लिए अपना आश्वासन दे दिए थे, और कुछ मांगे गांधी जी की थी जिस पे इरविन महोदय भी आश्वासन दे दिए थे कि हम भी इसको मान लेंगे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उनको छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाएगा। ये इरविन मानते हैं कि ऐसा करेंगे। समुद्र के किनारे भारत के लोग नमक बना सकते हैं, ये भी इरविन मानते हैं। भारत के लोग शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना भी दे सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार फिर से वापस काम पे रखेगी। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसको इरविन महोदय जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ गांधी जी से भी वो कुछ एक्सेप्टेशन रखते हैं कि आप भी कुछ मानिए। तो उसमें सबने अवज्ञा आंदोलन को कहते हैं कि आप इसे बंद कर दीजिए, मत चलाइए। दूसरा, आने वाले समय में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा यानी जो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। अपनी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी आपकी है उसको पार्टिसिपेट करना होगा। तीसरा है कि कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। तो ये कुछ बातें थी, इस पे सहमति हो गई जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे चल करके कराची में एक अधिवेशन होता है जिसमें अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गांधी जी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ बातों से गांधी जी यहाँ पर आहत हो गए थे। वो बातें क्या थी? क्योंकि जो गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि इरविन ने जो गांधी जी से बात मनवा लिया था वो ये था कि राजनीतिक बंदियों पर जिन पर हिंसा के आरोप है उनको छोड़ करके बाकी सबकी रिहाई कर दी जाएगी। और इसी के चलते भगत सिंह जिन पर हिंसा का आरोप था, सुखदेव और राजगुरु इन पर हिंसा का आरोप था, उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी और जनता में वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। इसलिए इस समझौते के बाद गांधी जी की आलोचना शुरू हुई, बहुत ही कटु आलोचना होने लगी और कई जगह काले झंडे भी दिखाए गए। और कराची अधिवेशन में जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी कहते हैं गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधीवाद यानी गांधी का विचार। गांधी मर जाएगा लेकिन गांधी का विचार नहीं मरेगा, ऐसा गांधी जी कहते हैं। क्योंकि जब भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को लाहौर में, उसी बात से क्षुब्ध होकर के युवाओं में गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा एक तरह से गुस्सा कह लीजिए, नाराज़गी कह लीजिए, ऐसी बातें थी। अब आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करने जाती है। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं और वहाँ पर रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दक्षिणपंथी प्रक्रियावादी सैमुअल होर भारत सचिव तथा वेलिंगटन भारत के वायसराय बन चुके थे।
कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मीराबेन भी थी। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने पहुंची। तो ये सभी जो है एक विशेष जहाज़ से जाते हैं, समुद्री जहाज़ से, जिसके SS राजपूताना जहाज़ बोलते हैं। खैर, परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको जानने का कोई विशेष मतलब नहीं था। और इसी सम्मेलन में जब भाग लेने गांधी जाते हैं तो विंस्टन चर्चिल उन्हें कहता है कि ये तो अधनंगा फ़कीर है, अर्धनग्न फ़कीर कहता है विंस्टन चर्चिल। खैर, ये सब कुछ फैक्ट की बातें हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है कि जो बातें पूर्व में गांधी ऋण पैक्ट में समझौता हुआ था, उसको जो है यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और फाइनली 28 दिसंबर 1931 को गांधी जब लंदन से खाली हाथ वापस आते हैं, तो बम्बई पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे मैंने झुकने नहीं दिया और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि गांधी जी ने जो वचन दिया था उसको पूरा किया। उसके चलते भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो चुकी थी, लेकिन अंत में वो लोग अपने समझौते से पलट गए। जो चीज़ें थीं, जैसे नमक बनाने का अधिकार मिलना भारतीयों को, ये सब कोई भी बात उन्होंने नहीं मानी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें घटित हुई और फिर गांधी जी इससे निराश हो गए और फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्थगित कर चुके थे, उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934 तक चलता है। जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जाता है और आंदोलन शुरू होने के तुरंत बाद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये सब घटनाएं होती हैं तो 1934 तक गांधी जी जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिए थे उसको 1934 तक ही चलता है, उसके बाद उनको समाप्त करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 1932 में एक महत्वपूर्ण बात आती है। 31 के बाद 1932 में देखिए यहाँ तक हम पहुँचे थे। 1931 में देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करता है रैमजे मैकडोनाल्ड। इट वाज टू ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस। अब देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैकडोनाल्ड अवार्ड। दरअसल ये है क्या? सेपरेट इलेक्टोरल्स यानी ये एक ऐसा सांप्रदायिक पंचायत इसे कहा गया जो कि विधानमंडलों में कुछ सुरक्षित सीटें दी गई। सेपरेट जो है इलेक्टोरल्स दिया गया डिफरेंट कम्युनिटीज़ को धर्म और जात के आधार पर। ठीक है, इसलिए इसको सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड कहा गया। अब इसके लिए मुस्लिम अलग लड़ रहे हैं, सिख अलग लड़ रहे थे, ईसाई अलग लड़ रहे थे और फिर दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान के हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। और इसी वजह से जो दलित वर्ग को अलग किया गया था हिंदू वर्ग से, इसलिए गांधी जी ने इस
सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के खिलाफ घोषणा मतलब कि उन्होंने धरना दे दिया, आमरण अनशन पे बैठ गए। देखिए, और उसके बाद चूँकि इसके तहत मिलने वाले अवार्ड को अंबेडकर स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि वो दलित के लिए लड़ रहे थे, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अली जिन्ना तथा अन्य नेता लड़ रहे थे, सिख के लिए उनके अपने नेता लड़ रहे थे। जैसा कि आपने प्रथम गोल सम्मेलन में देखा था, हर वर्ग के नेता जो है अपना अपना जो है हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। वही चीज़ आगे बढ़ा दिया गया इस मैकडोनाल्ड ने। अब होता क्या है आगे, जब दलित वर्ग को अलग निर्वाचक मंडल की सुविधा दिया जाता है तो गांधी जी उसका विरोध करते हैं और यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। और इसी समय गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। It was depressed classes served seats in the provincial and central legislative councils, but to be voted by the general electorate. लेकिन पैक्ट जो होता है, ये तो पैक्ट का कारण यहाँ पे दिया गया है, लेकिन पैक्ट जो होता है वो ये होता है कि पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी उसको तो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उनकी सीटें बढ़ा दी जाती है। ठीक है, प्रत्येक विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो सीटें 71 थी अब उसको बढ़ाकर 147 कर दी जाती है, आरक्षित सीटें कर दी जाती हैं कि वहाँ से चुनाव केवल दलित ही लड़के जाएगा। 147 सीटें हो गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि हो गई। तो ये था गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो पैक्ट था। इसमें गांधी जी के तरफ से हस्ताक्षर किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था और दूसरी तरफ अंबेडकर थे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब 1932 के बाद 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी। दरअसल 7 नवंबर 1900 देखिए, दलित वर्गों को गांधी जी हरिजन नाम से संबोधित कर देते हैं ताकि हरि के जन कहलाएं और उनको जो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति उनका जो है झुकाव हुआ। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं 1932 में। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना करते हैं। हरिजन नाम की साप्ताहिक पत्रिका का जो है प्रकाशन करते हैं। ये सब 1932 में घटनाएं हो रही हैं। 16 अगस्त 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के जो दुर्व्यवहार होते थे उसके पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश में छुआछूत को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से अनशन पर बैठ जाते हैं। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ करते हैं। 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। हालांकि कई जगह पर उनको काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, लेकिन गांधी जी रुकते नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। 1933 में देखिए, कमेंस द पब्लिकेशन ऑफ हरिजन सेवक संघ जो कि हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई, एंड हरिजन बंधु गुजराती भाषा में। 1936 में देखिए, त्रावणकोर में टेम्पल्स में जो है हरिजनों का प्रवेश के लिए मंदिरों को ओपन कर दिया गया। त्रावणकोर में दलितों का प्रवेश पहले वर्जित था, लेकिन देखिए मंदिरों में जो है दलितों का प्रवेश गांधी जी के द्वारा संभव हो पाया। तो ऐसे कुछ उन्होंने प्रयास किए।
आगे देखें, 1942 में महत्वपूर्ण बात आती है, क्विट इंडिया मूवमेंट resolution adopted gave the call do or die, करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट में यानी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं अगस्त 1942 में। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन का बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। इसके जस्ट पहले क्रिप्स का प्रस्ताव आया था, ठीक है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन आदि ने ब्रिटेन पर भारत को आज़ाद करने के लिए दबाव डाल रहे थे, और चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश नीति के उद्देश्य को स्पष्ट किया था कि जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में स्वयं शासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। तो वो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है दोस्तों कि अधिराज्य, यानी पूरी तरह से तब भी आज़ाद नहीं कर रहे थे, तो ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कर रहे थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की एक ही बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस की कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई और संघर्ष के निर्णय को एक्सेप्ट कर लिया। अगले महीने भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई, जहां क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया गया और आंदोलन का प्रसार आगे होने लगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। 1946 में 3 मेंबर ब्रिटिश डेलीगेशन रीच दिल्ली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बता ही चुके हैं आपको। 1946 में द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन की बात को एक्सेप्ट कर लिया। 30 जनवरी 1948 को गोडसे असिग्नेट गांधी। ये देखिए, ये दुखद घटना 30 जनवरी 1948 को घटती है, जिसमें गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। 1948 में क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना बाई रामदास राजघाट इस ए मेमोरियल डेडिकेटेड टू गांधी इन दिल्ली। खैर, यहाँ पे बहुत ही शार्ट में दे दिया गया, 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। लेकिन अब हम चलेंगे गांधी जी के कुछ विशेष पॉइंट्स को देखेंगे।
एक खादी वाली बात थी, खादी और चरखे से कितने जुड़े थे महात्मा गांधी और क्या इसका महत्व था। एक तो इकोनॉमिक महत्व था, इकोनॉमिक। दूसरा कि इससे आर्थिक आधार पर अंग्रेज़ों को एक धक्का दिया जा सकता था। दूसरा, भारतीयों की आवश्यकताओं को, रोजगार की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता था। आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास गांधी जी ने किया था। In 1918, Mahatma Gandhi started his movement for Khadi as a relief program for the poor masses living in India's village. He saw it as the end of dependency on the foreign materials. तो जो डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो रही थी फॉरेन मटेरियल्स पर। गिविंग ए फर्स्ट लेसन और रियल इंडिपेंडेंस, ये एक पॉइंट था कि आप आत्मनिर्भर तो बन गए किसी मामले में। चरखा, महात्मा गांधी वाज क्रिटिकल ऑफ मॉडर्न एज इन विच मशीन्स इन लॉस ह्यूमन एंड डिस्प्लेस्ड लेबर, जिसमें लेबर को प्रतिस्थापित कर दे रहा था मशीन। इसके गांधी जी सख्त विरोधी थे। ही saw the चरखा as a symbol of human society that could not glorify machines and technology. The spinning wheel could also provide the poor with supplementary income and make self-reliant। देखिए, आत्मनिर्भर एक तो बना देगा, दूसरा कि शोषण से बचाएगा। जब कोई भी फैक्ट्री होती है जो मशीनों से चलती है, वहाँ पे लेबर कम होते हैं, उनका शोषण ज़्यादा होता है। जब आप कोई काम खुद करेंगे तो आप अपना शोषण खुद नहीं करेंगे। अपने लिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई चीज़, तो आप अपना तो एक्सप्लोटेशन नहीं करेंगे। एक बात तो ये। दूसरा, मशीन के खिलाफ होने का एक रीज़न यह भी था कि मशीनें आएंगी तो रोज़गार में कमी आएगी। तो ये गांधी जी की कुछ सोच थी खादी और चरखा को लेकर के। 2 phases ऑफ स्ट्रगल बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने संघर्ष किया था वो 2 फेज़ में किया था। एक मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल 1894 एंड 1906 एंड पैसिव रेजिस्टेंस फेज ऑफ सत्याग्रह 1906 से 1914, क्योंकि 1915 में इंडिया वापस आ गए थे। उसके पहले जो हमने साउथ अफ्रीका वाला देखा था उसमें थोड़ा सा हम 2 पॉइंट देखेंगे भी। तो मॉडरेट फेज क्या था उसको देखिए। इन दिस फेज ही कंसंट्रेटेड ऑन सेंडिंग पिटिशंस मेमोरियल्स टू साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर टू द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन लंदन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस फेज में गांधी जी क्या करते थे, ये जो पिटीशन भेजते थे और मेमोरियल्स टू द साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर, जो भी उसकी विधानसभा थी वहाँ पे भेजते थे। जो भी कॉलोनी के सेक्रेटरी थे लंदन में, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में, वहाँ पर जो है अपनी बातें लिखित रूप से अपनी पत्राचार के माध्यम से भेजते थे। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फेयर प्ले ही आल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिश इन सेकेंड बोर वार बाई क्रिएटिंग एम्बुलेंस क्रॉप ऑफ इंडियंस। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें चूँकि इनके एक्सपेक्टेशन को उन्होंने ईमानदारी से पूरा किया था, तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और उनको महात्मा गांधी आफ्टर द वार एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, गांधी जी के सम्मान में कन्फर्ड द टाइटल ऑफ कैसर हिंद। तो कैसर हिंद इनको क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है। और क्यों दिया था, क्योंकि जो है साउथ अफ्रीका में इनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे। इन दिस फेज गांधी जी सेटअप
Natal India Congress and released his newspaper Indian Opinion। ये जो कैसर हिंद की उपाधि इनको मिली थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब 13 अप्रैल 1919 को घटता है, उसके बाद इसी कैसर हिंद की उपाधि को गांधी जी वापस कर देते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस फेज और सत्याग्रह। सेकेंड फेज गांधी यूज सत्याग्रह, पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसओबीडियंस। गांधी जी formed the Passive Resistance Association with the help of German friend Karl Bacher। He created Tolstoy Farm, टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं, टू हाउस द सत्याग्रहीज, सत्याग्रहियों को एक घर प्रदान करने के लिए, गिव देम अवे टू सस्टेन देमसेल्व्स। Tolstoy Farm was precursor to Gandhian ashram in India। Tolstoy Farm was precursor to Gandhian ashram in India। तो गांधी आश्रम जो भी इंडिया में बने, ये टोल्स्टॉय फार्म का ही एक अगला रूप कह सकते हैं आप। तो ये दो फेज थे जो कि साउथ अफ्रीका में गांधी के द्वारा किए गए थे, किस तरह से उन्होंने अपना आंदोलन वगैरह किया था, सत्याग्रह किया था। अच्छा, गांधी जी की जो विचारधारा है उसके द्वारा आप सत्याग्रही किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हु वाज सत्याग्रही? तो 3 विशेष क्वालिटी होनी चाहिए। अ सत्याग्रही वाज नॉट सबमिट व्हाट ही कंसीडर रॉन्ग। कोई भी सत्याग्रही जो गलत चीज़ कंसीडर करेगा उसको सबमिट नहीं करेगा। अगर हिंसा गलत है तो हिंसा वो करेगा ही नहीं। ही वॉज रिमेन ट्रूथफुल, नॉन वायलेंट एंड फियरलेस। उसे निडर होना पड़ेगा, उसे सत्यवादी होना पड़ेगा और उसे अहिंसावादी होना पड़ेगा। दूसरा क्वालिटी। तीसरा, ही विल नेवर बो डाउन बिफोर इविल लॉ और अनजस्ट लॉ। वो कभी भी जो है किसी भी तरह के लॉ का उल्लंघन नहीं करेगा। नेक्स्ट, गांधी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका। क्या एक्सपीरियंस रहे? तो masses led immense capacity to participate a sacrifice for cause that moved them। तो भीड़ इकट्ठा कर लिया इन्होंने जो इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। He was able to unite Indian from different classes religions under the leadership। एक ये भी एक्सपीरियंस मिला कि कैसे डिफरेंट क्लास और के लोगों को जो है अपने से जोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में एक और चीज़ छूट गई जो कि पॉइंट में यहाँ पे था भी नहीं, हमने आपको बताया भी नहीं, वो था खिलाफत मूवमेंट। दरअसल खिलाफत मूवमेंट रिलीजन विशेष का, एक धर्म विशेष का आंदोलन था जो कि धार्मिक आधार पर था। टर्की के जो खलीफा थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके बहुत सारे अधिकार को अंग्रेज़ों ने सीमित कर दिया था, उनके खलीफा पद को समाप्त कर दिया था, जिसके विरोध में दुनिया भर के मुसलमान अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। तो भारत के लोग भी विरोध कर रहे थे, जिसमें 2 अली बंधु थे, शौकत अली और 2 अली बंधु थे, जिन्होंने ये आंदोलन करना चाहा और गांधी जी को बुलाकर उनको नेतृत्व दे दिया। गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में भाग लिए, उन्होंने इसका नेतृत्व किया, जिससे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको गांधी जी बनाने में कामयाब रहे। और आने वाले जितने आंदोलन थे सब में मुसलमानों ने कांग्रेस के आंदोलन का साथ दिया। तो ये एक तरीका था गांधी जी का कि सबको जोड़ना, सबको किस तरह से जोड़ते थे।
दलित वर्ग के लिए उन्होंने कई आंदोलन कर दिए, उनके जो छुआछूत का जो दिक्कत था उसके खिलाफ। जब ये चंपारण सत्याग्रह करने गए थे तो जो मुख्य भूमिका थी नील की खेती वाली, जो 3/20 भाग पे नील की खेती होती थी, उसके खिलाफ तो इन्होंने काम किया ही, साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे एक विद्यालय का भी निर्माण करवा दिया। वहाँ छुआछूत के विरोध में भी कुछ आंदोलन जैसा कर दिया, एक जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास किया। तो जहाँ ये जाते थे इनके साथ पूरा गांधीवाद चलता था। हर जगह, हर गली में, हर एक कस्बे में इनकी बातें चलती रहती थी। तो गांधी कभी भी हमेशा निडर रहे और अपने लक्ष्य के प्रति काम करते रहे। तो ये जो बातें थी इन्होंने साउथ अफ्रीका से एक्सपीरियंस लेकर आए हुए थे और इंडिया में इन्होंने इसको खूब यूटिलाइज किया। नेक्स्ट देखिए, ही रियलाइज्ड दैट लीडर्स हैव टू टेक अनपॉपुलर डिसीजन एट टाइम्स। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो अनपॉपुलर हों, जिसे लोग पसंद भी नहीं करेंगे। ऐसे डिसीजन को जो करेक्ट होगा उसे हमें लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सॉलिड सोच को लेकर के भी कभी कभी चलना पड़ता है। तो ये चीज़ को भी इन्होंने सीखा था। ऐसा नहीं कि लोगों को खुश करने के लिए कोई भी गलत डिसीजन ले लो। नेक्स्ट है, ही इवॉल्व्ड हिज ओन लीडरशिप स्टाइल एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल। तो उनके अपने भी लीडरशिप स्टाइल थी और कुछ टेक्निक थे जिसका इन्होंने आगे यूज किया। गांधी जी रन फॉर पब्लिकेशंस। तो उनकी देखिए क्या क्या पब्लिकेशंस थी। एक तो इंडियन ओपिनियन है, दूसरा यंग इंडिया है, तीसरा नवजीवन है और चौथा हरिजन है। ये गांधी जी की सारी हैं, इनको याद रखिएगा। ये सभी जो है गांधी जी के प्रकाशित हैं। He was not in favor of home rule agitation. Britain was participating in WW1. तो होम रूल एजिटेशन के फेवर में गांधी जी नहीं थे, ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब वही सारी बातें हैं जिनको यहाँ पे रिवाइज किया गया है। जैसे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस इन इंडिया सिंस 2003। इन 2003 से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, 9 जनवरी 2015 से 15 के दिन को, इसी की याद में। और इस दिन क्या किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस को? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये 2021 की थीम थी। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी हमारे भारत के लोग विदेशों में रहते हैं या जो वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं जो कि वीज़ा पर गए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं उनको सम्मानित करते हैं। इवन जो भारत के मूल निवासी जो विदेशों में नागरिकता ले चुके हैं उन्हें भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाने की कोशिश किया जाता है कि वो भारत में आकर के यहाँ पर निवेश करें ताकि भारत के लोगों को रोज़गार मिल सके। तो ये इसका उद्देश्य भी है प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करने का। दूसरा, गांधी ईयरली मूवमेंट्स इन इंडिया। तो जो इंडिया में मूवमेंट हुए थे उनको ज़रा सा एक नज़र दूसरे एंगल से देखेंगे यहाँ पर। जैसे लोकलाइज्ड स्ट्रगल एंड आइडेंटिफिकेशन विद द मासेस, जो भीड़ इकट्ठी हुई किस तरह से। एक तो चंपारण सत्याग्रह था, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, तो इसके पीछे कौन थे? राजकुमार शुक्ला, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लुक इन टू द इशू फेस्ड बाई इंडिगो प्लांटर्स, यानी नीलहे खेती करने वाले किसानों की जो प्रॉब्लम है उनको देखें। जहाँ पे 3 कठिया सिस्टम था, यानी 3/20 भाग पर, यानी 15% भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। ठीक है। वेयर बाई यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स इंडियन टू ग्रो इंडिगो 3/20 फॉर द टोटल लैंड। टोटल लैंड का 3/20 भाग पे नील की खेती करो। एक बार नील की खेती कर देने से
पूरी ज़मीन बर्बाद हो जाती थी। आप नील के अलावा दूसरी कोई खेती कर भी नहीं सकते थे। ये भी एक समस्या थी। नेक्स्ट है रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह मेड गांधी ए ट्रूली नेशनल लीडर। इसी से पूरी तरह से नेशनल लीडर के रूप में उभर गए थे गांधी जी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल में हड़ताल हुआ और फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ। उसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट आ गया। रोलेट एक्ट वाज also known as Anarchical Revolutionary Crimes Act 1919। It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। मतलब 2 साल की बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में ले गए डायरेक्ट उनको 2 साल की सज़ा हो जाती थी। दिस एक्ट वाज met by widespread anger and discontent among the Indians, especially in the पंजाब रीजन। पंजाब रीजन में बहुत ज़्यादा असंतोष इससे फैल गया, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इसको कहते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन द मिल ओनर्स एंड वर्कर्स, इसको हम देखिए डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। अंत में गांधी जी जो है 35% प्लेग बोनस दिला देते हैं। अगला है खेड़ा सत्याग्रह होता है, जो कि क्रॉप्स को लेकर के होता था। क्रॉप्स में जो भी वो लगान लगता था, लगान को लेकर के था, ठीक है। तो लगान को जो है अंत में, जैसा कि हमने बताया था कि गुपचुप तरीके से सरकार ने कह दिया था कि जो देने में सक्षम है वही लगान देंगे और कोई नहीं देगा। तो ये था एक। और इधर देखें जलियांवाला बाग में तो मास्केर भी होता है। जनरल डायर ओपनेड फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड किलिंग थाउजेंड्स। People had gathered on Baisakhi Day to protest against the arrest of their leaders Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal। और एक पॉइंट है यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। इन्होंने अपने नाइटहुड उपाधि को वापस कर दिया था। गांधी विदड्रा द मूवमेंट्स सत्याग्रह अगेंस्ट रिवोल्ट आफ्टर हिज इंसिडेंट। इसके बाद इन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया था। ही कॉल्ड इट, ही आल्सो हिमालयन ब्लंडर, रिटर्न द कैसर हिंद गोल्ड मेडल। इसको भी इन्होंने वापस कर दिया। हंटर कमीशन 1920 में बैठा था, ठीक है, इसकी जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, बस यहीं तक यहाँ पर है पीडीएफ में। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। तो कैसा लगा वीडियो? ये जो इधर वाला मैंने दोबारा डिस्कस किया, ये थोड़ा सा मतलब कि रिवाइज करने के लिए था, कुछ खास पॉइंट, वरना तो यहीं तक ये जो है इसके पहले तक यहाँ तक क्रोनोलॉजी थी। क्रोनोलॉजी को एक बार फिर से आप ऐसे देखें किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, फिर 1882 में मैरिज हो जाता है 13 साल की उम्र में। 1888 में इंग्लैंड जाते हैं। 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। फिर 1893 में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। इस तरह से सारी घटनाएं 1894, 1899, 1903, फिर 1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1912, 1915 कैसर हिंद इनको मिलता है और 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। फिर 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है। फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह,
फिर सत्याग्रह अगेंस्ट रिवोल्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह होता है। फिर मास्केयर हो जाता है, तो फिर ये वाला जो सत्याग्रह था ये सत्याग्रह हट जाता है, यहीं पर हटा देते हैं। 1920 में हंटर कमीशन आता है। फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर शुरू हो जाता है। तो इससे चलता रहता है। 1922, ठीक है, 1924, 1925, इसके बीच की भी कई सारी घटनाएं हमने आपको बताई। 1925, 1929 पूर्ण स्वराज, 1930 दांडी मार्च, 1931 गांधी इरविन पैक्ट, 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी भाग लेने जाते हैं सेकेंड में, ठीक है। 1932 रेमजे मैकडोनाल्ड का अनाउंस होता है कम्युनल अवार्ड। 1932 में इम्पॉर्टेंट है पूना पैक्ट गांधी अम्बेडकर के बीच में होता है। 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना होता है। 1933 में कमेंस्ड पब्लिकेशन ऑफ हरिजन एंड हरिजन सेवक। 1936 में त्रावणकोर में मंदिर में दलितों का प्रवेश हो जाता है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो हो जाता है। 1946 में द 3 मेंबर्स ब्रिटिश डेलीगेशंस रीच्ड दिल्ली पहुंचते हैं, जिसमें कि क्रिप्स हैं, पैथिक लॉरेंस है और एवी अलेक्जेंडर हैं। उसके बाद 1946 में देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर देता है और 1948 में जो है राजघाट पर इनका जो है एक मेमोरियल बना दिया जाता है डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। तो यहाँ तक इनका है जीवन परिचय। इसको याद रखने के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इस अच्छी जानकारी अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अधिक से अधिक। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको सलूट है कि पेशेंस करके आप मेरी बातों को सुनते रहें और मैं आपको 100% बता दूं, सारी बातें आपको फैक्ट सही बताई जा रही हैं। बहुत ही ये वेरीफाइड चीज़ें आपको मिल रही हैं जो जल्दी मिलती नहीं हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से भले न पेश किया जाए आपके सामने, PDF के सहारे और कुछ कहानियों के माध्यम से चीज़ों को शेयर किया गया। इसमें आने वाले हर एक पॉइंट अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। उस पर 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट का एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन चूँकि हमें पूरे गांधी जी के जीवन को, उनके क्रोनोलॉजी को, उनके जो कालानुक्रम है उनको कवर करना था और समझते हुए, ऐसा नहीं कि अगर हम एक बार में सारे डेट को लिख दें और बगल में घटना को लग दें तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम कुछ घटनाओं को जब पढ़ते हैं, उसकी स्टोरी को भी समझते हैं, तो उसके साथ साथ उसको याद करना भी, एक कहानी से दूसरी कहानी को जो हम रिलेट करते हैं, जो संबंधित करते हैं, तो उसको याद करना भी आसान हो जाता है और हमारा जो कालानुक्रम है वो भी याद रहता है। अगर कहीं कुछ भूलता भी है तो हम एक दूसरी कहानियों को तुलना करके उसको एडजस्ट करके समझ लेते हैं कि किसके बाद की कौन सी घटना है, तो वो किस सन में घटी होगी। तो इसका भी हम प्रयोग करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हर भारतीय को इस सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को पेशेंस के साथ 1 घंटे 18 मिनट तक देखने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी होगी अगर आप पूरा देख रहे होंगे, और अगर आप लास्ट तक बने हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ अच्छा आपने रिवीजन किया होगा और आप ज़रूर ही इसकी उपयोगिता से परिचित हुए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आगे क्या करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं इस वीडियो को, ये आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच हमारे इस इंटेंस लाइट परिवार का अहम हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।